कभी सोचा है हमारी ये दुनिया आखिर चलती कैसे है? इसका सारा राज ना एनर्जी की एक कमाल की जर्नी में छिपा है। आइए समझते हैं कि ये एनर्जी हमारे पूरे ग्रह को पावर कैसे देती है। तो चलिए सबसे बड़ी मतलब एकदम जूम आउट वाली पिक्चर से शुरू करते हैं। ये है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। मतलब हमारे प्लैनेट की वो पतली सी परत जहां हवा, पानी, जमीन सब मिलते हैं। और हाँ, सारा का सारा जीवन यहीं बसता है। लेकिन सवाल ये है कि जिंदगी के इस पूरे ताने बाने को, इस पूरे जाल को पावर कहाँ से मिलती है? कौन है इसका पावर हाउस? पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस साइंस को समझना होगा जो जिंदगी के इस बड़े से घर की स्टडी करती है। और इस साइंस को हम कहते हैं इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ये शब्द ग्रीक से आया है, ओइकोस, जिसका मतलब है घर, और लॉजी मतलब स्टडी। तो एक तरह से देखें तो ये हमारे प्लैनेट अर्थ की घर की तरह स्टडी है, जिसमें सब कुछ, पौधे, जानवर, इंसान, छोटे छोटे जीव, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हम किस साइंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जरा हमारे प्लैनेट के इंजन को थोड़ा करीब से देखते हैं। और इस इंजन की जो सबसे बेसिक यूनिट है ना, उसे कहते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ये नेचर की एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है जहां सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में तो इंटरैक्ट करते रही हैं, साथ ही अपने आसपास के माहौल यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। अब देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं। एक तो नॉन लिविंग चीजें जिन्हें हम एबायोटिक कहते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी। और दूसरा है बायोटिक यानी सारी लिविंग चीजें, पौधे, जानवर, हम सब। तो इस पूरे इकोसिस्टम में हर लिविंग चीज का एक खास रोल होता है। चलिए मिलते हैं इन मेन प्लेयर्स से। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, जो एनर्जी के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। और आखिर में है डीकंपोजर्स यानी अपघटक, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर, समझ लिए, सिस्टम को क्लीन करते हैं और साइकिल को पूरा करते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं ना, इनकी भी कई कैटेगरीज हैं उनके खाने की आदतों के हिसाब से। जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो हुए हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो हैं कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। जो दोनों खाते हैं मतलब पौधे भी और जानवर भी, वो हो गए ऑमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। और एक और मजेदार कैटेगरी है डेट्रिटिवोर्स की, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो ये सारे खिलाड़ी, ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे से आखिर जुड़े कैसे हैं? इसका जवाब है एनर्जी के फ्लो में। एनर्जी के फ्लो का जो सबसे सिंपल रास्ता है वो है एक फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। यहाँ एनर्जी एक सीधी लाइन में चलती है, सूरज से पौधे में, पौधे से उसे खाने वाले किसी शाकाहारी जीव में, और फिर आगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या नेचर में लाइफ इतनी सीधी, इतनी सिंपल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत में तो इकोसिस्टम में बड़े कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स यानी खाद्य जाल होते हैं, जहां कई सारी फूड चेन्स आपस में उलझी हुई होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर है। अब इस फूड चेन या फूड वेब में हर एक स्टेप को, हर एक लेवल को एक खास नाम दिया गया है। ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर। इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे बेस में होते हैं प्रोड्यूसर्स, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टॉप पर पहुंचते हैं टॉप कार्निवोर्स। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट आता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। एक सवाल पर गौर कीजिए, अगर एनर्जी फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जंगल में शेर इतने कम हैं और घास इतनी ज्यादा? इसका जवाब एनर्जी के फ्लो के एक सीक्रेट में छिपा है। और जवाब है सिर्फ एक नंबर में, 10%। जी हाँ, इसे कहते हैं 10% रूल। और यही वो नियम है जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। तो सवाल उठता है, बाकी की 90% एनर्जी का क्या होता है? वो हर स्टेप पर हीट की शक्ल में खो जाती है, जब कोई जीव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है, सांस ले रहा होता है, घूम रहा होता है। और इसी वजह से एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, और ये बहुत इनएफिशिएंट भी होता है।
एनर्जी की फ्लो की यही इनएफिशिएंसी एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये पिरामिड दिखाते हैं कि हर लेवल पर जीवों की संख्या या फिर उनका टोटल लिविंग मास, जिसे बायोमास कहते हैं, कैसे कम होता जाता है। और इसका नतीजा, पिरामिड का बेस हमेशा चौड़ा होता है और टॉप हमेशा नुकीला। इन सब में जो सबसे फंडामेंटल है वो है एनर्जी का पिरामिड। और ये पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा ही होता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का सीधा सा नियम है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। और हर ट्रांसफर में कुछ एनर्जी हीट बनकर लॉस हो ही जाती है। और फिर आखिर में आते हैं हमारी कहानी के अनसंग हीरोज, डीकंपोजर्स, यानी अपघटक। फंगस और बैक्टीरिया जैसे ये छोटे छोटे जीव ये पूरे साइकिल को पूरा करते हैं। ये हर मरी हुई चीज को तोड़कर उसमें मौजूद जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि प्रोड्यूसर्स यानी पौधे उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए, जहां एनर्जी का फ्लो एक तरफा है, वहीं न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर एक जीवित चीज एक बड़े से एनर्जी पिरामिड का हिस्सा है, और इस पूरे सिस्टम को पावर मिल रही है एनर्जी के एक बहुत ही इनएफिशिएंट फ्लो से। तो फिर हमारी इस दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, इसके संतुलन के लिए इस बात का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।